अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़, प्रशांत धवन जी की बहुत ही लेटेस्ट वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है इजराइल ऑलवेज सपोर्टेड इंडिया एंड दैट्स व्हाई जयशंकर फाइनली सेड दिस बाय प्रशांत धवन। से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। सो एक लंबे समय के बाद मैं एक्चुअली कई महीनों से वेट कर रहा था कि भारत के विदेश मंत्री कब इजराइल इंडिया के इस एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि क्या सच में कई इंडियन कंपनीज हैं ये वेपन्स एक्सपोर्ट कर रही हैं इजराइल को। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा, ये जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं ना आज के समय कि इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा, जयशंकर साहब ने ये बात बोली है पार्लियामेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एक ऐसे टाइम में जब इजराइल और ईरान की टेंशन्स बहुत हाई है। और यहाँ पे उन्होंने काफी बार कहा है कि इजराइल का हमने साथ भी दिया है क्योंकि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में था। भारत के विदेश मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात बोल रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको समझना होगा, ऐसा नहीं है कि जयशंकर साहब अचानक से पार्लियामेंट में ये बोल पड़े। जैसे कि आप लोग जानते हैं पार्लियामेंट का विंटर सेशन स्टार्ट हो चुका है। नाउ भारत के विदेश मंत्री से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि इंडिया चाइना रिलेशंस का क्या हुआ, आगे फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी बीच कुछ एमपीज ने भारत के विदेश मंत्री से यह सवाल पूछा कि देखिए हम लोग इजराइल की खुल के निंदा क्यों नहीं करते। आप अगर हिस्ट्री में जाओगे तो काफी बार इंडिया के मिनिस्टर्स ने इजराइल की खुल के निंदा करी है जब भी इजराइल ने बहुत ज्यादा बॉम्बिंग करी है गाजा की। इस पर्टिकुलर केस में हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। और दूसरी बात, क्या यह बात सच है, अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, यह सवाल जयशंकर साहब से पूछा गया कि क्या यह बात सच है कि फिलिस्तीन सरकार ने भारत के जो एम्बेसडर हैं उनसे बात करी और यह कहा कि देखिए इंडिया की तरफ से जो हथियार भेजे जा रहे हैं इजराइल को, प्लीज इसको आप रिव्यू करिए, देखिए ये गलत हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये मैं चाहता हूं आप देखें। उसके बाद जयशंकर साहब का जो रिप्लाई है ये देखिएगा, ये मैं कहूंगा हिस्टोरिक रिप्लाई है। पहली बार है जब देश के पार्लियामेंट में भारत के एक विदेश मंत्री खुल के इजराइल के बारे में इतनी बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। So I would refer to the diplomatic facet of an issue, which I hope that Minister would sincerely respond to. Is it a fact that Palestine Authority's Minister of State on Foreign Affairs met our ambassador, Ms. Renu Yadav, requesting to reconsider arms sales to Israel due to their usage against Palestinian civilians, and also the need for international pressure on Israel to stop their violence on Gaza? If so, what has been the response of the ministry? Thank you, sir. ना यहाँ पे आपने सुना, बहुत ही टफ क्वेश्चन था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक एमपी ने पार्लियामेंट में ये पूछा कि देखिए क्या ये बात सही है कि आज के समय इजराइल जिस तरीके से गाजा में बॉम्बिंग कर रहा है और भारत के हथियार जा रहे हैं इजराइल को, ये देखते हुए फिलिस्तीन की सरकार ने हमको कहा है कि प्लीज आप ये रोकिए और जो इजराइल कर रहा है गाजा में इसके अगेंस्ट भी आवाज उठाइए। ना यहाँ पे ना यूजुअली हमारे विदेश मंत्री इन द पास्ट कोई प्रॉपर डायरेक्ट जवाब देते नहीं थे, मगर इस पर्टिकुलर केस में हमने ये देखा है पहली बार जयशंकर साहब ने ये बात कही है कि देखिए इजराइल ने हमारी हेल्प करी है, हमारी मदद करी है जब हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थे। यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल स्टूड बाय अस। अभी जो आंसर है जयशंकर साहब का ये मैं आपको दिखाऊंगा, मगर जो ये लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज फार एज इजराइल इज कंसर्न्ड इट इज अ कंट्री विच वी हैव स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ कोऑपरेशन इन नेशनल सिक्योरिटी। जब हमारी नेशनल सिक्योरिटी की बात आई थी तब इजराइल ने कई बार हमारी हेल्प करी है। ऑब्वियसली यहाँ पर ओपनली हम कारगिल वॉर या फिर किसी स्पेसिफिक वॉर की हम बात नहीं कर रहे, मगर ये लाइन ही काफी है कि इट मतलब इजराइल, इट इज ऑल्सो ए कंट्री विच हैज स्टूड बाय अस at different moments when our national security was under threat. When we take decision, we will bear in mind the larger circumstances, but we will be guided by our national security interests. बहुत एक प्रॉपर जवाब दिया है और ये जो प्रॉपर आंसर है जयशंकर साहब का ये मैं चाहता हूं हम सुने, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि इस आंसर के लार्जर implications क्या हैं। So the issue of India's exports, including India's exports of anything which directly or indirectly has any military implications, is guided by our national interest and by our commitments to various regimes. So we are very responsible members of various international regimes, including the Wassenaar Arrangement. We have an export control and licensing process,
and we take decisions regarding any exports which is based on what we consider to be our national interest. Where Israel is concerned, it is a country with which we have a strong record of cooperation in national security. It is also a country that has stood by us at different moments when our national security was under threat. So when we take any decision, we will bear in mind, obviously, the larger circumstances, but we will definitely be driven by our national interest in this matter. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भारत के विदेश मंत्री की। रीजन मैं आपको बताता हूं। एक बार को आप सोच रहे होंगे, ठीक है कुछ हथियार बेच दिए होंगे इजराइल को लेकर, इस पे इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है। एक बार ना जरा ये बात सोचकर देखिए, आज के समय दुनिया में कई पश्चिमी दुनिया के देश हैं, जैसे कि स्पेन है, कनाडा है, नेदरलैंड्स है, बेल्जियम है, इवन यूके है, फ्रांस है। हालांकि यूके फ्रांस में इस बात को लेकर अभी डिबेट हो रहा है, मगर यूके और फ्रांस ने भी बहुत सारे हथियार जो इनको एक्सपोर्ट करने थे टू इजराइल, ये एक्सपोर्ट करना अब रोक दिया है। स्पेन, कनाडा तो पूरी दुनिया को कह रहे हैं इजराइल को हथियार बिल्कुल भी मत भेजना, ये लोग गाजा पे अपने हथियार यूज कर रहे हैं। ऐसे टाइम में जयशंकर साहब का यह कहना कि देखिए इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा था और हमारे जो डिसीजन होंगे वो इसी बात पे होंगे, हिस्ट्री को हम देखेंगे कि इजराइल ने हमारा साथ दिया था, हम भी इजराइल का साथ देंगे अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और इसलिए जैसे ही जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दी है ना, मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट आपको पता होगा जो ये रीजन है इसको कहते हैं मिडल ईस्ट, यहाँ पे मैप में मिडल ईस्ट में बहुत सारे जर्नलिस्ट ने ऐसे आर्टिकल लिखे कि इंडिया डबल्स डाउन ऑन प्रो इजराइल पॉलिसी। इंडिया ने अपनी जो प्रो इजराइल पॉलिसी है इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया और यहाँ पे कह दिया है कि बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से हम चलेंगे, और अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है कि इजराइल को हम वेपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। हाँ, ऑब्वियसली जो भी एक्सपोर्ट्स हैं ये वासेनार अरेंजमेंट के अंडर किए जाएंगे, प्रॉपर एक जो इंटरनेशनल रूल्स हैं वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के, उसके अंडर ही हम यहाँ पर वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज मैसिव और मैं कहूँगा हिस्टोरिक है। और मिडिल ईस्ट में मैं आपको बता दूं कई देश है जो इंडिया के इस स्टांस से खुश होंगे नहीं, मगर इंडिया जियोपॉलिटिकली इकोनॉमिकली इतना ज्यादा अब स्ट्रांग बन चुका है कि अब हमें अपना स्टांस छुपाने की आवश्यकता नहीं। अब हम लोग अपना स्टांस ओपनली दुनिया के सामने रख सकते हैं और इसका कोई रेप्रकशन भी हमको इतना फेस नहीं करना होगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए एथिक्स का एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन सामने आता है। एक तरफ हमारा नेशनल इंटरेस्ट, अगर आप बिल्कुल जो जियोपॉलिटिक्स की बेसिक फंडामेंटल फिलॉसफी है जो हेनरी किसिंजर ने काफी फेमस करी थी कि देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट के हिसाब से ही आपको काम करना है तो क्या आप इस बात को नजरअंदाज कर दोगे कि आज के समय गाजा में टोटल जो डेथ टोल है ये 45,000 के आसपास पहुंचने वाला है। 45,000 लोग गाजा में अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, हो सकता है कि कुछ ही दिन में मर जाएं। और यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने बोला है कि गाजा की जो सिचुएशन है ये अपॉलिंग है और अपोकलिप्टिक है। अपोकलिप्टिक देखिए होता है, ये यूज किया जाता है, आपने कभी देखा होगा ज़ॉम्बी मूवीज या फिर कोई ऐसी मूवी जहां पे धरती का विनाश हो रहा हो ना, कि बिल्कुल कुछ आसपास है ही नहीं और ह्यूमन बींग्स बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं गाजा में। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आपके हिसाब से भारत की जो नीति है ये सही है, या फिर आप मानते हैं कि एक टाइम पे आकर हमको एक ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लेनी होगी और जो स्पेन ने किया है, कनाडा ने किया है, उसी तरीके से इजराइल को ट्रीट करना चाहिए? बताइए यहाँ पे आपके हिसाब से इंडिया की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसका आंसर और शेयर करिएगा अपने थॉट्स। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक एमसीक्यू भी पूछूंगा। देखिए हाल ही में वो कौन सा देश है जहां पर मार्शल लॉ लगाया गया और उसके बाद मार्शल लॉ का रिवर्सल भी हो गया। हालांकि इस कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं वो अभी भी कुर्सी में बने हुए हैं जिस प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ लगाया था, और बहुत ही अजीब सा काम हुआ है यहाँ पे। मतलब यूएस ने भी इतनी आलोचना नहीं करी जितनी यूजुअली यूएस आलोचना करता है। इट वॉज वेरी वियर्ड। बताइए ये सब रिसेंटली किस कंट्री में हुआ है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया या फिर वियतनाम। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, स्टडी आईक्यू पहली बार आपके लिए एक ऐसा कोर्स लाया है जो आपको प्रॉपर मार्गदर्शन देगा। ना कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा यूपीएससी संभव सुपर 100 मेंटरशिप प्रोग्राम का। ये इस प्रोग्राम में सिर्फ 100 सीट्स ही होंगी। जैसे ही फिल हो जाता है ये, उसके बाद इस प्रोग्राम में एंट्री बंद हो जाएगी।
नाउ इस कोर्स में देखिए स्पेशल बात क्या है, यहाँ पर देखिए वीडियो कॉल पर आपको पहले तो दिसंबर महीने में ना बहुत सारी मेंटरशिप दी जाएगी। आप पहले डिस्कस करोगे कि आपको यूपीएससी एग्जाम में अभी आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, आपको ऑप्शनल कौन सा लेना चाहिए, आप किस तरीके से अभी तैयारी कर रहे हैं, नोट्स मेकिंग सही से आप बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं। एक काफ़ी लंबा सफ़र आपने तय किया है यूपीएससी का, आगे आपको किस तरीके से जाना है। तो यहाँ पर ना स्टडी आईक्यू के मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे। वीडियो कॉल में आपको प्रॉपर यहाँ पे हम बताएंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, और उसके बाद वीडियो कॉल करके आपसे बातचीत करके आपको समझ के कि अभी आपका लेवल है क्या, आपको कहाँ पर पहुंचना है, हम आपको क्लासेस रेकमेंड करेंगे। वो क्लासेस आप देख सकते हैं, आप उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी होगी आपकी। ये आप कह लीजिए बहुत ही एक 1-to-1 पर्सनल लेवल पर एक हमने प्रोग्राम बनाया है, और ऑब्वियसली ये लार्ज स्केल पर आप नहीं कर सकते हजारों की संख्या में, तो सिर्फ 100 मेंटरशिप प्रोग्राम्स की सीट है। जैसे ही फिल होती है अपने आप इस कोर्स को एक्स्ट्रा परचेज नहीं कर पाओगे। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर 3 ऑफर्स अवेलेबल, यहाँ पे ये क्लिक करोगे आपसे यहाँ पे कोड मांगेंगे, कोड यहाँ पे आप डालोगे PG10, प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। सिर्फ 7,500 रुपये में ये 9 महीने का कोर्स आप कर सकते हैं परचेज, जो लिटरली ना दिस कैन बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, क्योंकि इस टाइप के मेंटरशिप प्रोग्राम कोर्सेज आते नहीं है। मैंने देखा नहीं है इससे पहले इस टाइप का कोर्स कोई और लॉन्च कर रहा हो, और इस पूरे प्रोग्राम को एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर लीड कर रहे हैं, तो यू विल बी इन वेरी सेफ हैंड्स। तो ये प्राइस आप पे कर सकते हैं टू रियरली अंडरस्टैंड कि आप अभी कहाँ पर है और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, और कौन कौन सी क्लासेस आपको अटेंड करनी है, और उन क्लासेस को फिर आप अटेंड भी कर सकते हैं। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। सबसे पहले बोलना चाहूँगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो, इसलिए कि आजकल की जो सिचुएशन चल रही है, और आप जिस तरफ भी नज़र उठाकर देखें, सिर्फ और सिर्फ झड़पें, सिर्फ और सिर्फ मतलब ये लड़ाइयाँ, सिर्फ और सिर्फ ये खूनरेज़ी, ये वायलेंस, ये वेपन्स, ये मतलब अजीब सी सिचुएशन चल रही है। अभी जो दौर चल रहा है पूरी दुनिया में, ये मुझे लगता है बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही टिपिकल सा एक एरा है, एक दौर है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की, बहुत ज़्यादा चीज़ों पर गौर करने की और नज़र डालने की ज़रूरत है। हर कंट्री को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, हर कंट्री पर नज़र रखना और अपनी राय और अपने दिमाग को रेडी रखना हर सिचुएशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आफत दूसरे कंट्रीज़ झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, वो कभी भी आपके ऊपर भी आ सकती है। कोई भी कंट्री इस चीज़ से मुझे नहीं लगता कि बचने वाला है। सबसे पहले ये, ठीक है। दूसरी बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ दिया प्रशांत धवन जी ने वीडियो के लास्ट में, कि आपका क्या ओपिनियन होता, या आपका क्या सजेशन है, या आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हो, आपका क्या एक पॉइंट है कि अभी जैसा कि बिहेवियर है एज ए शंकर जी का, जो एक सलूक उन्होंने अपनाया है, या जिस तरीके से उन्होंने बात की है, जो बात रखी है, क्या वो सही है, या फिर इंसानियत का सोचते हुए गाज़ा पर आप सबको पता है, सब जानते हैं कि किस तरीके का कहर टूटा है और जुल्म व बर्बरियत की इंतहा है, ठीक है। बिल्कुल उसकी खुलकर आलोचना करनी चाहिए और उसके ऊपर खुलकर बात करनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि इस बात से झिझकना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ वाकई बहुत ज़्यादा निंदा कर रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ वाकई बहुत कंसर्न हैं उन्हें, क्योंकि जैसा कि देखने को मिल रहा है बेतहाशा मौतें, अमवात कहेंगे हम इसको, बेतहाशा लोग मर रहे हैं, ठीक है, और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। कंट्रीज़ चिल्ला कर थक चुके हैं, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं आया, कोई भी एक रिज़ल्ट सामने नहीं आया, कोई नताइज नहीं आ रहे, कोई असर नहीं हो रहा। अगर इन शॉर्ट में कहूँ, कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इंसानियत को मद्देनज़र रखना चाहिए, या फिर हमें इस चीज़ का एक जो एहसान फरामोशी नहीं दिखानी चाहिए, या फिर हमें ये सोचना चाहिए कि तारीख़ में, पिछले दिनों, पास्ट में, हिस्ट्री में जिस तरीके का उनका एक फेवर है, उनका एक एहसान है हम पर, और उन्होंने हमारे बुरे वक्त में, मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, तो उसको मद्देनज़र रखकर अभी हमें उनके वक्त पर साथ देना चाहिए, हमें एहसान फरामोशी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। तो ये दो चीज़ें
इसके बीच में बंदा फंस गया है। अच्छा, मैं जहाँ तक समझती हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, ठीक है, कि आपके बुरे वक्त में जब आपके नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जब आपके साथ मसले मसाइल थे और जब आपको नीड थी, जब आपको ज़रूरत थी, तो इसराइल आपके साथ खड़ा था। सबसे पहले इसराइल आपके साथ खड़ा था, उसने आपका काफ़ी साथ दिया हर लिहाज से, हर तरीके से। वो उस डिटेल में नहीं जा रही मैं, लेकिन वो कंट्री है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है और सबसे ज़्यादा एक वो कंट्री जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद है, और हमेशा वो साथ देता भी है, कभी भी वो पीछे नहीं हटा है, और कई बार ऐसा है कि उसने आपका साथ दिया है, ठीक है। जयशंकर का कहने का मकसद, उनका एक पक्ष है, वो यही है कि जी हमारा साथ दिया है तो इसलिए हमें भी उनका साथ देना है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ को भी तो मद्देनज़र रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें और आप बिल्कुल आंखें बदल कर उनसे बात करें बहुत स्ट्रिक्टली, और जिस तरीके से दूसरे कंट्रीज़ लाइक स्पेन, लाइक कनाडा, लाइक यूके, दूसरे कंट्रीज़ जिस तरीके से उनकी निंदा कर रहे हैं वैसे आप करें। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंसानियत को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी बुरा वक्त किसी कंट्री पे आया है और अगर हम ये सोचें कि ये तो इसका मसला है, ये तो इस कंट्री का है और ये जाने, इसका काम जाने और हमें क्या, अगर हम ये वाला बिहेवियर अपनाते हैं फॉर सपोज, तो हमें नहीं पता इन फ्यूचर, क्या पता हमें भी उसी वक्त से गुजरना पड़ जाए, क्या पता हमें भी उसी सिचुएशन से हमें भी दो चार होना पड़े, हमें भी उसका सामना करना पड़े, क्योंकि फ्यूचर का, मुस्तकबिल का किसी को भी नहीं पता। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें इंसानियत को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इंसानियत को भी मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरीके का जुल्म गाज़ा में हो रहा है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि एहसान को भी याद रखना चाहिए, फेवर को भी याद रखना चाहिए। सबसे पहले ये कंट्री खड़ा था हमारे साथ हमारे बुरे वक्त में, इस चीज़ को भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और इंडियंस की या इंडिया की ये बात रही है, आप तारीख उठा के देख लो कि कभी भी एहसान फरामोशी का मुजाहरा नहीं किया है। अगर किसी ने इतना किया है तो आप लोगों ने इतना बढ़कर साथ दिया है, ठीक है, उसके वक्त पर। तो इस चीज़ का तो मुझे पता है कि 100% ये चीज़ तो होगी, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ इंसानियत को भी मद्देनज़र रखकर कुछ स्टेप उसके लिए भी लेने चाहिए। अब मैं जानती हूँ जयशंकर बहुत ज़हीन है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनकी एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है वो वाकई हम जैसों से तो बहुत बढ़कर है, बहुत आगे है, बहुत आला है, और शायद हमारा तो लेवल भी नहीं है कि हम उस हद तक जाकर सोच सकें। तो अभी हम शायद उनके सामने बहुत छोटे हैं। लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर अगर वो कोई कुछ स्टेप लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो होपफुली वो बहुत एंड होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा मेरे हिसाब से। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, मुझे लगता है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी थी, और ऐसी वीडियो थी जिसके ऊपर चर्चा करना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और वाओ फैक्ट 2.0 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।